हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं। उससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने जाना है कि हमसे दूर कोई पिंड है, जैसे हमारा सूर्य है, हमारा चंद्रमा है या कोई अन्य तारा है, उनके और हमारे पृथ्वी के बीच की दूरी को मेज़र करने का प्रयास किया था। और उसके मेज़र करने के लिए हमने एक मेथड विकसित किया था, जिस मेथड का नाम है पैरालैक्स मेथड। और उसी के मेथड के माध्यम से हमने और हमसे दूर कोई पिंड है उसके बीच से वो दूरी को मेज़र करने का प्रयास किया है। तो इस नेक्स्ट वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं, तो उसमें हम सूक्ष्म दूरियों को मापने की कोशिश करेंगे। यानी इसमें हम एक स्पेशल केस लेकर चलने वाले हैं। ओलिक एसिड होता है, उसका जो साइज़ है उसको मेज़र करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले कुछ जनरल बातें कर लेते हैं, उसके बाद में ओलिक एसिड के जो साइज़ पर बात करेंगे, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि कोई भी मैटर होता है वो परमाणु और अणुओं से मिलकर बना होता है। यानी परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं और अणु मिलकर एक मैटर का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो आप जानते हो कि जो परमाणु का साइज़ है वो लगभग कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। और उस परमाणु के नाभिक का जो साइज़ होता है वो कितना होता है, 10⁻−15 मीटर होता है, ठीक है। अब परमाणु मिलकर अणु बनते हैं और अणु मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है। और कई पदार्थ का निर्माण सिर्फ परमाणुओं से भी हो जाता है, जैसे कि लोहे की छड़ है, और कुछ पदार्थ हैं वो अणुओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो जो अणु का साइज़ होता है ना, वो लगभग 10⁻⁻9 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर के बीच होता है, ठीक है। तो ये जनरल बातें हुई थी। तो आज हम जो ओलिक एसिड का जो उसके अणु के साइज़ का मापन करेंगे वो लगभग इसी रेंज में होगा। तो इसी रेंज में होगा, तो इन सभी को जो साइज़ है इसका मापन करने के लिए सूक्ष्मदर्शियों का उपयोग किया गया है, ठीक है। तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से पता लगाया गया है कि सभी का साइज़ क्या है, परमाणु का साइज़ क्या है, अणु का साइज़ क्या होता है लगभग। लेकिन जब आज हम ओलिक एसिड के जो अणु का साइज़ का मापन करने की कोशिश करेंगे तो उसमें सूक्ष्मदर्शी का उपयोग नहीं करने वाला है। हम एक क्लासिकल मेथड के बारे में चर्चा करेंगे और उस मेथड से हम जो ओलिक एसिड होता है उस ओलिक एसिड के जो अणु का साइज़ है उसको मापने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि ओलिक एसिड के अणु का साइज़ का किस प्रकार मापन किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ओलिक एसिड होता है उसका जो रासायनिक सूत्र है उसके बारे में चर्चा करते हैं कि उसका रासायनिक सूत्र है क्या, ठीक है। तो उसका रासायनिक सूत्र जो ओलिक एसिड का होता है वो है CH3 CH2 7 CH डबल बॉन्ड CH CH2 7 COOH, ठीक है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है, वो है ये ओलिक एसिड का। और अगर हम इसके अणु के जो संरचना है उसकी बात करें तो ये इस प्रकार होगी, ठीक है। ठीक है। तो जो हम ओलिक एसिड बात करने वाला है, ओलिक एसिड के तो सबसे पहले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को हमें जानना पड़ेगा। फिजिकल प्रॉपर्टी को जानकर ही हम उस मेथड के माध्यम से इसके अणु का साइज ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा हम नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं कि आज हम ओलिक एसिड का ही अणु का साइज मापन क्यों करने वाला, अन्य का किसी क्यों नहीं, क्योंकि हमें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी मालूम है। इसके लिए इस फिजिकल प्रॉपर्टी को मालूम करके ही हम इसके संरचना को पता कर सकते हैं और उसके लिए एक मेथड विकसित कर सकते हैं। लेकिन हर अणु का अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, तो उसके जो अणु का साइज़ को मेजर करने के लिए हमें अलग अलग प्रकार के मेथड विकसित करने पड़ते हैं। और कुछ अणु का साइज़ को मापन करने के लिए सूक्ष्मदर्शियों का उपयोग भी कर सकते हैं। हाँ, इसका अणु के साइज़ का मापन करने के लिए सूक्ष्मदर्शी का भी पता लगा सकते हैं, लेकिन हम क्लासिकल मेथड्स के माध्यम से भी इसके अणु का साइज़ का मापन कर सकते हैं, जो हमें अणु आंखों से दिखाई भी नहीं देता है, ठीक है। तो चलिए ये बात करते हैं। तो बेसिकली आज हम अगर इसकी जो साइज़ की बात करें तो इसकी साइज़ को T मान लें, तो इस साइज़ को हम मापने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को जान लेते हैं। तो देखिए, ये होती है, ये जो सिरा होता है ये जल से
प्रेम नहीं करता, यानी ये जल से दूर भागता है, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं हाइड्रोफोबिक, यानी जल विरागी। मतलब ये जल से अगर जल में डाल दे तो ये जल से दूर रहने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर ये जो सिरे की बात करें तो ये होता है जलरागी, हाइड्रोफिलिक। जलरागी का मतलब ये होता है कि ये जब जल को देखता है तो इसकी ओर आकर्षित हो जाता है, यानी उसके साथ उसकी बॉन्डिंग अच्छी है। तो बेसिकली ये जो पूरा पार्ट है ये तो है जल विरागी, और ये जो पार्ट है ये है जलरागी, ठीक है। तो इसी फिजिकल प्रॉपर्टी का उपयोग करके हम ओलिक एसिड का जो साइज है उस मॉलिक्यूल का साइज का मापन करने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए आपने कोई बड़ा सा पात्र लिया, ठीक है, उसमें आपने जल डाला इतनी तक, ठीक है। अब इस ओलिक एसिड की जो संरचना है उसको हम छोटे रूप में इस प्रकार दर्शाएंगे, ठीक है। तो ये जो सिरा है ये तो जल विरागी है, और ये जो सिरा है वो है जलरागी। तो जैसे ही आप ओलिक एसिड की कोई बूंद गिराओगे तो इस पर ये इस प्रकार मोनोमोलिक्यूल लेयर बनाने की कोशिश करेगा। मोनोमोलिक्यूल लेयर क्यों बनाएगा, इसके पीछे कारण ये है कि ये जो सिरा एक जल से प्रेम करना है ये तो जल की ओर आकर्षित होगा, लेकिन जो दूसरा सिरा है वो जल से प्रेम नहीं करता तो वो जल से दूर भागने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार ये एक मोनोमोलिक्यूल लेयर बना देगा, और हमें सिर्फ ये टी ही ज्ञात करना है। तो अगर आप कोई एक ओलिक एसिड लें, ठीक है, और उसकी एक बूंद छोटी सी बूंद होती है उसको अगर गिराएं तो आप क्या देखते हो, कितना भी बड़ा पात्र लें तो ओलिक एसिड एक मोनोमोलिक्यूल लेयर बना देगा, ठीक है। उसके बाद में कुछ जो ओलिक एसिड के मोलिक्यूल होंगे वो इस प्रकार हो जाएंगे, यानी इस प्रकार एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो फिर हमारा जो एक्सपेरिमेंट होगा वो फेल है। क्यों? क्योंकि हमें तो एक मोनोमोलिक्यूल लेयर चाहिए, जबकि ये जो ओलिक एसिड है वो कुछ इसके ऊपर भी चले गए हैं। तो इस प्रकार हमारा जो मापने का जो इसके साइज का इरादा है वो सही नहीं होगा। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, हम ये जो एक्स्ट्रा जो अणु है उसको दूर हटाने की कोशिश करेंगे। तो बूंद तो फिक्स होती है, उसको कम ज़्यादा करना हमारे हाथ में नहीं होता है, क्योंकि इसके पृष्ठ तनाव कारण ये बूंद कितना साइज बड़ी होगी वो तो फिक्स ही है, ठीक है। उसको छोटा बड़ा करना हमारे हाथ नहीं है, लेकिन उसके लिए हम कुछ अलग ट्रिक अपनाते हैं। और किस प्रकार हम ओलिक एसिड के जो मॉलिक्यूल जो अणु हैं वो किस प्रकार हम कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप जैसे कोई जल लें, ठीक है, जस्ट 20 ml 9 ml जल ले लिया, ठीक है, और उसमें 1 ml ले लिया ओलिक एसिड और उसको मिला दिया, कुल 20 ml सॉल्यूशन हो गया। और उसमें एक बूंद लेकर अगर इसमें डालें तो फिर हमें उसमें जो ओलिक एसिड के जो मॉलिक्यूल होंगे वो 1/20 ml में बूंद इतना होगा एक बूंद में। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है कि जल के साथ ये घुलता नहीं है। तो फिर अगर हम कोई बूंद लें, जैसे ये 20 ml बना लिया, तो इसमें अगर ये वहाँ पर भी एक मोनोमोलिक्यूल लेयर बनाने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही इसमें हम कोई एक बूंद लेने की कोशिश करें तो हो सकता है कि उस एक बूंद में प्योर जल ही हो, उसमें ओलिक एसिड हो ही नहीं। तो फिर हमें इस प्रकार का कोई विलयन चाहिए जो ओलिक एसिड के साथ घुलनशील हो, तो और वो जल के साथ भी घुलनशील हो, ताकि जब हम वो बूंद इस जल में डालें तो वो जो विलयन था उसका जो वो जल में घुल जाए, और बाकी जो ओलिक एसिड के जो अणु थे वो बचे, वो इसमें मोनोमोलिक्यूल लेयर बना दें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एल्कोहल लेंगे, ठीक है। तो एल्कोहल लेंगे 19 ml लगभग सबसे ज़्यादा बड़ा सॉल्यूशन लेके उसमें कम से कम अगर ओलिक एसिड लेंगे तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो हम क्या कर लेते हैं कि 4 ml का सॉल्यूशन बनाते हैं और उसमें 1 ml ओलिक एसिड रखते हैं। तो 499 कितना हुआ, एल्कोहल हुआ, ठीक है। तो इसमें भी हम ये जानते हैं कि इस छोटे से एक्सपेरिमेंट के लिए अगर हम 499 ml अगर एल्कोहल बर्बाद करें तो ये एल्कोहल की बर्बादी होगी, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम तो 19 ml एल्कोहल लेते हैं, 1 ml ओलिक एसिड लेते हैं, तो 20 मिलियन सोल्यूशन हो गया, जिसमें ओलिक एसिड की सांद्रता वो कितनी, 1/20 ml
ओलिक एसिड है। ठीक है, अब क्या करें, जो 20 ml जो सॉल्यूशन बना है इसमें 1 ml अलग से रख लें। ठीक है, और वापस एक 19 ml अलग से एल्कोहल लाएं। ठीक है, तो 19 ml एल्कोहल ले लिया। ठीक है, उसमें जो 1 ml, इस 20 ml में से 1 ml जो हमने निकाला था वो सॉल्यूशन इसमें डाल दें। तो ये कितना हो गया 20 ml, 19 ml एल्कोहल, 1 ml यहाँ से लिया। लेकिन इसमें जो ओलिक एसिड थी उसकी सांद्रता कितनी हो जाएगी, 1/20 तो थी, प्लस इसमें हो जाएगी 1/20, यानी 1/400 ml ओलिक एसिड हो जाएगा। किसमें, इसमें, क्योंकि 20 ml में से इसमें तो ओलिक एसिड जो 1 ml लिया उसमें इतना था, और इसमें जो 19 ml पहले से ही एल्कोहल है उसमें 1 ml डाला तो 20 ml सॉल्यूशन बन गया, और उसमें जो ओलिक एसिड होगा वो 1/20 ml होगा। तो इस प्रकार कुल ओलिक एसिड की जो इस 20 मिलियन के सॉल्यूशन में है वो 1/400 ml ओलिक एसिड हुई। और उसमें भी ये है कि हमारा जो एल्कोहल है वो भी ज़्यादा बर्बाद नहीं हुआ, 19 ml और 19 ml 38 ml ही बर्बाद हुआ है। ठीक है, बर्बाद नहीं मतलब कह सकते हैं कि काम में हुआ, इतना तो नहीं चाहिए। तो फिर अब हम क्या करेंगे, जैसे कोई पात्र है इसमें जल हम 3D में रूप में दर्शाएंगे, तो इस प्रकार जल होगा। अब इसमें इस जो 20 ml था उसकी एक बूंद इसमें डालेंगे। ठीक है, तो जैसे ही एक बूंद इसमें डाली तो एल्कोहल था वो तो इसमें जल में तो विलय हो गया, क्योंकि जैसे ही 20 ml सॉल्यूशन बनाया इसमें सब जगह मतलब ओलिक एसिड फैले हुए, तो उसमें एक बूंद लेंगे, तो जैसे ही एक बूंद डाली तो एल्कोहल तो इसके जल के साथ विलय हो गया, लेकिन ओलिक एसिड की थी वो कम मॉलिक्यूल के साथ एक परत बन गई। तो अब मॉलिक्यूल कम हो गए, तो अब इतनी ही। अब हम आराम से इसका जो संरचना का जो आकार है वो आसानी से माप सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसका फ्रंट व्यू देखने की कोशिश करते हैं, यानी इसका ऊपर का हिस्सा। तो अब एक और ये इसमें है, जब बूंद डालो तो सबसे पहले इसमें पहले पानी के ऊपर एक पाउडर छिड़क दो, नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ओलिक एसिड कितना फैला हुआ है, क्योंकि ओलिक एसिड और पानी दिखने में एक जैसे होते हैं। तो फ्रंट व्यू देखते हैं, जैसे कि इस पात्र का ये है। ठीक है, और इसमें आपने इस प्रकार पाउडर छिड़का है। ठीक है, अब जैसे ही आपने एक बूंद गिराई, जो 20 ml सॉल्यूशन था उसमें जैसे ही बूंद गिराई तो क्या हुआ, उसने ओलिक एसिड ने इस जो पाउडर था इसको दूर कर दिया। जैसे ही दूर किया ये पाउडर यहाँ पर चला गया, और लगभग ओलिक एसिड इस प्रकार अप्रोक्सीमेटली एक वर्ताकार के रूप में फैल गया। ये फ्रंट व्यू है। तो इस प्रकार इसकी जो इसको फ्रंट व्यू से देखेंगे तो इसकी जो चौड़ाई है वो तो टी है, लेकिन जो इसकी क्षेत्रफल है वो लगभग वर्ताकार के रूप में आ गया। ठीक है, तो अब इसका जो वर्ताकार है इसका क्षेत्रफल मापने की कोशिश करेंगे। तो इसको लगभग अप्रोक्सीमेट हम वर्त लेकर ही चलने वाला है। तो सबसे पहले एक मीटर पैमाना लेंगे। मीटर पैमाने की सहायता से ये डायमीटर यहाँ से मापेंगे, बाद में ये D1 आया, ये D2 आया और ये D3 आया। ठीक है, तो हम इसका जो एवरेज निकाल लेंगे, तो D1 प्लस D2 प्लस D3 अपॉन में 30 बराबर ये आया D। ठीक है, तो इतना आप समझ गए। अब हम इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, वर्त का क्षेत्रफल, लेकिन यहाँ पर हमें डायमीटर के रूप में है, तो त्रिज्या वो व्यास की आधी होती है, अपॉन में 2 का स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर अपॉन में 4। ये तो इसका आ गया क्षेत्रफल। और इसका आयतन क्या होगा, ये लगभग जो होगा ना, ये वर्ताकार है और इसकी जो मोटाई है वो है टी। तो इस प्रकार ये एक बेलन के रूप में हो गया। ये इस प्रकार हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे करके। तो ये तो इसका हो गया क्षेत्रफल, पाई डी स्क्वायर अपॉन में 4। और ये एक बेलन के रूप में होता है, इसकी एक मोटाई हो गई टी। तो इसका कुल आयतन कितना हुआ,
पाई डी स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू टी। ये इसका हो गया आयतन, ठीक है। और ये आयतन किस आयतन के बराबर होगा? जो हमने एक बूंद डाली थी ना, वो एक बूंद के आयतन के बराबर होगा क्या? पाई डी स्क्वायर अपॉन में 4। बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक बूंद में ओलिक एसिड कितना था? मान लीजिए बूंद का आयतन मान लीजिए V, ठीक है। तो ये V के बराबर कभी नहीं होगा। अब आप समझते हैं कि एक बूंद डाली तो उसके बराबर तो होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस V बूंद में क्या था? उसमें अल्कोहल भी था, तो अल्कोहल तो उन्हीं से सॉल्यूशन चला गया, उसमें जल में घुल गया। लेकिन इसमें ऊपर जो सिर्फ है वो मॉलिक्यूल लेयर है, वो सिर्फ ओलिक एसिड की बनी। तो इसमें हमें उस बूंद में ओलिक एसिड कितना था? तो ओलिक एसिड उसमें था V अपॉन में 1400। क्यों? क्योंकि उसमें 399 ml तो अल्कोहल था जो कि जल के अंदर चला गया, ठीक है, एक बूंद में, ठीक है ना। क्योंकि उस सॉल्यूशन में कितना था ओलिक एसिड? 144, तो एक बूंद में भी इतना ही होगा। तो 399 ml जो उस बूंद में जो एक बूंद डाली थी वो तो सॉल्यूशन तो अंदर चला गया, ठीक है। पीछे बचा कितना? 1/4 ml है, जो कि क्या था? ओलिक एसिड था, और उसने मोनोमोलिक्यूलर लेयर बना दी। तो V डिवाइडेड V बूंद का आयतन था, उसमें ओलिक एसिड कितना था? इतना था, इक्वल टू किसके होगा? पाई डी स्क्वायर 4 अप इंटू टी। तो ये आयतन होगा, ये ओलिक एसिड कुल बूंद का आयतन है, उसमें ओलिक एसिड सिर्फ इतना ही था जो कि उसने मोनोमोलिक्यूलर लेयर बनाई, बाकी सॉल्यूशन विलीन इस पानी में चला गया अल्कोहल। तो और पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू टी। अब हमें टी मेजर करनी है, तो डी तो हमने निकाल लिया है। अब इसमें हमें क्या चाहिए? उस बूंद का आयतन। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक ब्यूरेट लेते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर करवाता हूँ। एक ब्यूरेट लेते हैं और उस ब्यूरेट में (15 ml जो सॉल्यूशन था, वो जो 20 ml था हमारे पास कुल, उसमें से 15 ml लेते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। और उसके बाद में उस ब्यूरेट को धीरे से, मैं आपको ब्यूरेट का जो चित्र है वो आपको बता दूंगा किस प्रकार दिखती है, उसको धीरे से खोलेंगे, ठीक है, धीरे से। तो इस प्रकार उसमें धीरे से खोलेंगे तो बूंदें गिरने स्टार्ट हो जाएगी, बहुत ही इस प्रकार व्यवस्था कीजिए कि धीरे 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 बूंदें गिरें। और उस बूंद का जो आयतन होगा और जो हमने उसमें बूंद डाली थी वो सेम बूंद का आयतन होगा। क्यों? क्योंकि जो सॉल्यूशन था उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो एक ही है, तो उसके कारण जो बूंद है वो समान ही बढ़ने वाली, ठीक है। तो इस प्रकार उस बूंद का आयतन जो इसमें हमने डाला था और यहाँ से निकलने वाली बूंदें हैं वो सेम हो गई। तो मान लीजिए हमने एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें हमने निकली, लगभग एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, उसमें 15 ml में जो बूंदें निकली थी यहाँ से, वो निकली थी 940, ठीक है। कुल कितनी ड्रॉप्स निकली थी, ठीक है। तो 940 ड्रॉप्स निकली कितनी? 15 ml में, ठीक है। तो 1 ड्रॉप में कितना आयतन होगा? 50 ml 940, एक बूंद का आयतन इतना होगा। अब देखिए यहाँ पर मिलीलीटर है, हमें इसको मीटर में बदलना है, जो ऐसा ही यूनिट है उसमें बदलना है, ताकि तभी तो हम इस जो टी है उसको मेज़र कर सकते हैं। तो देखिए 1 लीटर में कितना होता है? 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है। तो 1 लीटर में कितना होता है? 1000 मिलीलीटर होता है, और वो होता है 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है। तो 1 मिलीलीटर में कितना हुआ? 10⁻³ अपॉन में 10⁻³ मीटर क्यूब, यानी 10 की घात, ये 3 ऊपर जाएगा -3 यानी -6 मीटर क्यूब, ठीक है। तो इस प्रकार 1 ड्रॉप का जो आयतन हुआ वो कितना हुआ? 10⁻6 मीटर क्यूब अपॉन में 940, ठीक है। तो इस प्रकार अब मैं ये साफ कर देता हूँ, आपको पता चल ही गया है। अब क्या करेंगे? 1 ड्रॉप का जो आयतन है वो कितना आया? लगभग इसमें भाग देंगे तो इसमें इसका भाग देंगे तो इसका 1 ड्रॉप का जो आयतन होगा वो कितना होगा? लगभग 0.0159 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। 1 ड्रॉप लगभग, इसको अगर 2 आगे कर लें, 1.59 इंटू 10⁻⁸ मीटर क्यूब।
तो ये एक ड्रॉप का है वो आयतन आ गया। ठीक है, तो अब इसको खत्म कर देते हैं। अब क्या करेंगे, v बराबर इतना आ गया। ठीक है, तो ये तो यह ठीक है, तो अब इसको ले लेते हैं 1.59 इंटू -8 अपॉन में, ये तो एक बूंद का आयतन हुआ, ओलिक एसिड उसमें इतना ही था 400 बराबर। जब इसको जब मेजर करेंगे तो ये लगभग 10 सेमी के अप्रोक्सीमेट आएगा। ठीक है, तो इसको भी जैसे ये 11 सेमी आ गए, ये 10 सेमी आ गए, ये 9 सेमी आ गए, तो अप्रोक्स इसका जो औसत होगा वो लगभग 10 सेमी है। मान कर चल रहे हैं, कम ज़्यादा भी आ सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट इतना आएगा। तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, तो 10 × 10 की पावर -2 तो 10 की पावर -1 मीटर। ठीक है, तो जो सूत्र था वो ये था पाई 3.14 अपॉन में 4। ठीक है, डी स्क्वायर क्या हुआ 10 की पावर -1 का स्क्वायर इंटू टी। तो इसको जब निकालेंगे तो 1.49 10 की पावर -8 400, इसको लगभग एक मान कर ले। मैं कह रहा हूँ आप ये कैलकुलेशन कर लेना, लेकिन मैं इसको जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको लगभग 4 मान ले, तो ये एक हो गया 10 की पावर -2 इंटू 2। ठीक है, तो इसको t इक्वल टू हो जाएगा 1.59 10 की पावर -8 इंटू 4 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर 2। तो ये तो +2, क्योंकि इसको हम 4 × 10 की पावर 2 में बदल दें तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इसको इसमें भाग देंगे तो लगभग कितना आएगा, इसको 1.6 मान लें तो ये हो जाएगा 0.4 × 10 की पावर -8 4 × 10 की पावर -9 मीटर। यानी जो हमारा ओलिक एसिड था उसकी जो अणु का आकार है वो टी का मान कितना आया, यानी 4 × 10 की पावर -9 मीटर आया। यानी इसको अप्रोक्सीमेट लेकर चल रहे हैं, 5 से कम है ये, तो 10 की पावर -9 मीटर। तो इस प्रकार हमने आज एक क्लासिकल मेथड से जो ओलिक एसिड था उसके अणु को मापने की कोशिश की, साइज को मापने की कोशिश की, और उसमें हम सफल भी हो गए थे। तो ठीक है, तो हमने सूक्ष्मदर्शी का उपयोग नहीं किया है, हमने सिर्फ एक क्लासिकल मेथड लिया और उससे अणु मॉलिक्यूल अणु है उसके साइज को मापने की कोशिश की है, और उसमें हम सफल भी हुए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेता हूँगा। तब तक के लिए मैं आपको ये कहूँगा कि मैं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।